दोबारा से नहीं, अभी देखते हैं। क्योंकि अलग अलग वीडियो आने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चाहे वो 1 घंटा का वीडियो बन, चाहे वो 3 घंटा का वीडियो बन, वो एक जगह मिल जाना चाहिए। अलग अलग भागों में फिर नहीं, वही पता होना चाहिए कि भाई ये वीडियो है और इसमें भाई ये पूरा पेपर है। अलग अलग कहाँ ढूंढते ढूंढेंगे। ठीक, तो चल दोबारा से लेते हैं, यहीं से लेते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945, है ना, 1945, 1945। जनगणना 2011। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? जब देख, सुन मेरी बात, रुक। यहाँ से देख ले। ये जयपुर पाम हो गया, है ना, और ये 1191, और ये 1945। ये जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो बिहार कर दें? हैं? तमिलनाडु की तो काफ़ी है भाई, गोवा की भी काफ़ी है। यहाँ तो नागालैंड है, यहाँ बिहार है। बिहार ही करते हैं। 61, 61 में भी है। सही है, बिहार। फिर 62। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? जब 7वां। सही है, या फिर 5वां? देख, 8वां 9वां तो है नहीं है, या तो 5वां है या 7वां है। जब 5वां तो नहीं करते, 5वां करते हैं, चल 62। गलत है, 62 में सी है। सी का मतलब 8वां है भाई। 2011 की तो ये बात तो तेरी सही है, चल मान लिया 8वां है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से किया जाए कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान ही है। पहले तो यूपी था, पहले उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एक थे ना, इस वजह से यूपी था पहले। लेकिन अब तो राजस्थान ही है क्षेत्रफल के मामले में। तो ये अपन से वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? 8वां है, 8वां। 62 में सी, 8वां, 8वां। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बढ़िया है। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाई ओवर 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। जब 63, 63 में डी है। कौन सा कथन सही नहीं है? जब सही नहीं है ना, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं है। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? जब देख, पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 15 वर्षों में, पहले 15 वर्षों में, 15 वर्षों में, 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाई ओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। ये विजन 2025 की बात है, राजस्थान सड़क विजन। या फिर इस प्रकार से भी दे सकता है, वो बताइए राजस्थान सड़क विजन संबंधित है 2025 या फिर 2030 या 2035? 2025। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को, है ना, सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद, सड़क विजन के, है ना, 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। ठीक, सही है ना बात? सही है।
ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत है। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। गांवों को सड़कों से कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। वो ऑप्शन देगा ना तब दिमाग चकरा जाएगा। अब तो ये लग रहा है कि भाई ये नॉर्मल है। अब दे दिया क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, जो ये राजस्थान सड़क विजन है किसका कार्यक्रम है? राजस्थान लोक निर्माण विभाग का है, पीडब्ल्यूडी का है या फिर नाई का? राष्ट्रीय वो है ना, नाई। नाई जो हाईवे वगैरह बनाता है, नाई, NHAI कुछ ऐसे है, नेशनल हाईवे ऐसे उसका है। इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो। जब 15 वर्षों में सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाई ओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। आगे चलते हैं। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? पुस्तक अनुभव वाणी में पता नहीं है भाई। जब पता तो नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं, है ना। चलिए नवल राम करते हैं। 64 नहीं, बी है भाई, रामचरण। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? रामचरण। रामचरण है। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? रामचरण, रामचरण, रामचरण। ठीक। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? रामचरण के हैं। अब ये बता, जो निष्कलंक संप्रदाय है, निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक को किस प्रकार लिखेंगे? निष्कलंक, निष्कलंक। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मावजी ने। ये ऐसे याद किया है, मावजी। मावजी तो मावजी से अपन याद कर सकते हैं मावा। मावा जानता है ना, जैसे कि दिवाली पे बनाते हैं मावा यानी खोवा। वह निष्कलंक होता है। निष्कलंक मतलब एकदम सफ़ेद होता है, उसमें कोई कलंक या काला वाला नहीं होता। तो इससे याद कर सकते हैं अपन कि भाई निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की है मावजी ने। ठीक, मावजी, निष्कलंक संप्रदाय की मावजी ने। अब रामचरण किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? रामचरण। रामचरण भगवान का नाम है रामचरण। रामचरण। ठीक। और एक और संत है ना, जिनका नाम तो भगवान के ही नाम से ही शुरू हो रहा है। शायद ये रामचरण जी है या फिर और कोई और है। भगवान के नाम से नाम शुरू हो रहा है, लेकिन उनका काम वो निर्गुणवादी है। निर्गुणवादी का मतलब है यानी कि वो भगवान को मूर्ति रूप में नहीं पूजते, वो है कहने का मतलब निर्गुणवादी। ठीक है, तो ये रामचरण है इसमें। 64 है ना रामचरण। संत माव जी को बता ही दिया मैंने, निष्कलंक। संत राणाबाई, महर्षि नवल राम, इनके बारे में पता है कुछ अता पता? नहीं भाई। महर्षि नवल राम, संत राणाबाई, महर्षि नवल राम, संत राणाबाई। ये नहीं पढ़ा भाई। मीराबाई तो सुना है, गबरीबाई भी सुना है, लेकिन राणाबाई पता नहीं है। संत राणाबाई, महर्षि नवल राम, रामचरण तो ये ही हो गया अनुभव वाणी, संत मावजी, निष्कलंक। 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर। ये तो राजस्थान है 65। फिर राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है। इसमें उर्वरता कम एवं लवणता अधिक होती है। उर्वरता कम, ये तो मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय मृदा। 66 सही है ना, बी, मरुस्थलीय मृदा। 66 के बाद में 67 है। राजस्थान सरकार ने जल समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। रुक जा। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। जब यार सुन जा,
ये मुख्यमंत्री यही कर दें क्या, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, सही है, देखते हैं, है ना। 67 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन सही है भाई। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर, है ना, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। वह देश जिसे आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2024 सेमीफाइनल में भारत ने हराया था। वह देश जिसे आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने हराया था। सेमीफाइनल में 68 सी है इंग्लैंड। अच्छा, वह देश जिसे आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने हराया था, इंग्लैंड को हराया था भाई। सेमीफाइनल की बात कर रहा है, इंग्लैंड को हराया था, ठीक। फिर सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। 69 बी है 45। दोबारा देख, सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में, सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। 45वीं भाई, ठीक। 45 दोबारा देख ले। 69 का मतलब है बी। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड, फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। पता नहीं है यार, ये यार कहाँ की बात कर रहा है, बुडापेस्ट हंगरी की बात कर रहा है। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। 45वीं। मनु भाकर एक भारतीय एथलीट किस खेल से संबंधित है। ये तो वो है ना, शूटिंग है। 70 है ना, शूटिंग। राजस्थान राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है। राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है। जब देख सुन मेरी बात, 25 है कुल, 25 है ना, तो 10 राज्यसभा के और लोकसभा के 25 है, जब 10 और 15 लोकसभा के, तो 10 कर देंगे इसमें, 71 में, सही है, 10 से 10। राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है। 10 से 10, ठीक। कुल 20-25 सीट है, 10 तो राज्यसभा प्लस 15 लोकसभा बराबर 25। आगे चलते हैं। 72 ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है। जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है, तो ये व्युत्क्रमण 72 में है, नहीं भाई, परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण है, परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण। दोबारा देख, ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है। ऐसा संकर क्रॉस ऐसा संकर क्रॉस है ना, संकर ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है। व्युत्क्रमण संक्रमण 72 में नहीं, परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण है भाई, परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण
ऐसा संकर करो जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण। परीक्षणार्थ निम्नलिखित कथनों की सूची में से सही कथनों का चयन कीजिए। आंसर ही देख लेते हैं। 73 में बी है, बी सी डी, बी सी और डी। वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। दोबारा देख, F1 पीढ़ी तो अभी पढ़ी है ना अपन ने, ये रही है F1 पीढ़ी। ऐसा संकर करो जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है परीक्षणार्थ टेस्ट संकरण। और निम्नलिखित कथनों सूची में सही कथनों का चयन कीजिए। अब यहाँ में वह है 73 में बी है, बी का मतलब है बी सी डी, तो बी सी डी। वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। ठीक, वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है बी सी डी। वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाते हैं, जिनका संतति कहलाते हैं जनक। 74 सही है, जनक पीढ़ी। वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाते हैं जनक पीढ़ी। फिर 75 में डी है, पचहत्तर में डी। 76 में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है कितने समय में राशि में 10.25 की वृद्धि हो जाएगी। जब 76 में सी है 12 महीने। 77 निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है। कौन सा? बता क्या आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है। 77 जब बी है, नीचे थोड़ी है, हाँ बी है। जब गुण नहीं है, धातु में ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब समझ रहा है, उनसे ध्वनि आती है, सही बात है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातु उष्मा की सुचालक होती है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय होती है। और ये बात समझ में, धातु में ध्वनिक होती है यानी कि उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, सही बात है। ठीक है ना, अगर उनको टच करते हैं या फिर उसमें हाथ वगैरह के देते हैं तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, तो इसका मतलब लेड उष्मा की सुचालक नहीं है। ठीक, उष्मा की सुचालक नहीं है। अधिकांश धातुएं आघात वर्धनीय होती है। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, तो अधिक होते हैं, तब ये सही हो जाएगा। अधिकांश धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, तो ये बी सी डी है इसमें। ठीक है ना, ध्वनिक होते हैं, धातुएं ध्वनिक होती है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। लेड नहीं होती भाई उष्मा की सुचालक। अधिकांश धातुएं आघात वर्धनीय होती है। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट,
आंसर देखते हैं। 78 में 78 में डी है। डी का मतलब है बिलियन रंगहीन होता है। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या दिखाई देगा? यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा भाई, विलयन रंगहीन हो जाता है। विलयन रंगीन हो जाता है। फिर अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। 79 बी है। जब गलत है ना। अधातुओं का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। जब देखें अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, सही बात है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, ठीक है। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है, सही है। अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है, सही है। अधातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, नहीं। अधातु में कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत की, ठीक। तो ये भी सही हो जाएगा। अधातु में यानी कि जिसमें धातु का अंश नहीं होता है वह अधातु है। तो ऊष्मा और विद्युत की ये कुचालक होती है अधातु में। धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, तो ये सही हो जाएगा। अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है, उर्वरकों में किया जाता है। बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह के गांवों में पाए जाते हैं। बंजारे तो यार राजस्थान, बंजारे 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 राजस्थान 80, सही है राजस्थान। राय का निम्नलिखित में किस महीने में पशु चारण के लिए बाहर जाते हैं? राय का जब राय का जाते हैं जून, अक्टूबर अगस्त तो है नहीं है, जून ही करते हैं ना, जून। 81 अक्टूबर है भाई, अक्टूबर। राय का राय का ये वो है जो ऊँटों को चराते हैं, ठीक है। गडरिया जो भेड़ों को चराता है। ऊँटों को चराने वाला राय का, भेड़ों को चराने वाला गडरिया। राय का निम्नलिखित में किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? ये तो कुछ अक्टूबर की बात कर रहा है भाई। और ज़्यादातर जैसे कि जो आते हैं ना गडेरिया वगैरह आ रही है, ये रायका की बात कर रहा है। अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो गडेरिया वगैरह की बता रहा हूँ, जैसे कि बकरी और भेड़ की को चराने वालों की, तो वो आते हैं जैसे कि गेहूँ की फसल की कटाई वगैरह होती है ना, तब आते हैं वो, ठीक। और गर्मी गर्मी तक ऐसे ही जैसे कि अप्रैल मई, जब तक बरसात नहीं होती है तब तक वो ऐसे ही चराते रहते हैं। निकल जाते हैं, ऐसे थोड़ी है कि भाई जैसे कि यहाँ खाना है यहाँ खा लिया पी लिया, जो अपनी भेड़ वगैरह है बकरी है उनको चरा लिया, फिर यहाँ से जो खेतों की जो अभी काट के जो कम फसल वो संपन्न हुई है, ठीक है ना, वैसे जो मेन फसल है उसको तो ले जाते हैं लेकिन फिर भी तो खेत में रह जाता है कुछ फसल के अंश वगैरह अन्न वगैरह, तो उनको खिलाते हैं ये, ठीक है ना। वहीं डेरा देते हैं। जब आज डेरा याद दिया, कल डेरा याद देंगे, परसों डेरा याद देंगे, ऐसे चराते चराते ये आगे निकलते जाते हैं, ठीक। वो है ये, जब ये अक्टूबर की बात कर रहा है, लेकिन ये रायका की बात है। मैं गडरिया जो भेड़ बकरी चराते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अक्टूबर, ठीक। राय का निम्नलिखित किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? अक्टूबर। 82 बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये तो वो है ना डेल्टा क्षेत्र में। 82 एनसीईआरटी से है। बंगाल टाइगर पाया जाता है डेल्टा क्षेत्र में। लगातार अंतः प्रजनन से बढ़ती है, ये क्या है भाई? लगातार अंतः प्रजनन से बढ़ती है, अंतः प्रजनन से समयुग्मता, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये समयुग्मता ही करते हैं, तरराशि, सही है समयुग्मता। लगातार अंतः प्रजनन से बढ़ती है समयुग्मता। फिर निम्नलिखित में कौन सी मवेशियों के अंतः परजीवी है? मवेशियों के अंतः परजीवी है 84 में भी है।
बी सी डी, बी सी और डी। पीताकर्मी, एस्केरिस, लीवर फ्लूक। तो और देख ले। निम्नलिखित में से कौन से मवेशियों के अंत परजीवी है? अंत परजीवी है पीताकर्मी, लीवर फ्लूक और एस्केरिस। बी सी डी। निम्नलिखित में कौन मवेशियों के अंत परजीवी? परजीवी का मतलब है जैसे कि ये कोई पेड़ है, पेड़ पे अगर रह के अपना जीवन यापन करता है ना, वो उसको परजीवी बोलते हैं, यानी कि जो दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, वो है परजीवी। तो फीताकर्मी, एस्केरिस, लीवर फ्लूक। निम्न में से कौन सा मवेशियों के अंत परजीवी है? मवेशियों के ये अंत परजीवी वही है, जुआ वगैरह को बोलते हैं परजीवी। ठीक है ना, जैसे कि उनके शरीर के ऊपर चढ़ गया तो और वही उनका खून वगैरह पी पा के जीवित रहता है, वो है परजीवी, है ना। तो और ये जो है ना, जो मैंने बताया पेड़ पेड़, ये जैसे अमरबेल है, ये अमरबेल ये परजीवी है। जैसे कि बेर की जो वो है, बेर होते हैं ना, बेर, बड़ी बड़ी बेर होती है बेलड़ी, तो उस पे जो वो बेल छा जाती है ना, तो वो सुखा देती है उसको, पत्तों वगैरह को। ठीक है ना, शोषण कर लेती है ये परजीवी। तो वो अमरबेल की बात हो गई है, पेड़ पौधे की, है ना, पेड़ की बात हो गई है। चाहे वो चाहे बेर का पौधा हो या फिर कोई और पौधा हो, ये परजीवी सुखा देती है भाई उसको। ज़्यादा तो नहीं, जैसे कि इतना ज़्यादा तो है नहीं कि वो उसको कतई उस जड़ से में सुखा दे, जड़ से नहीं, और ये जो होते हैं ना उसके फूल ऊपर के, जैसे ये, सुन मेरी बात, ये है ना, ये कोई वृक्ष है, अब इस पे ये परजीवी ये इसके जो पत्ते वगैरह ना, इनको ही खाएगी ये इस तना वगैरह, और इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इनके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उस पे ही आधारित है वो जो अमरवेल होती है वो। लेकिन ये परजीवी ये वो है, जैसे कि अपने जुआ वगैरह नहीं हो जाती है क्या सिर वगैरह में, तो ऐसे भी तो जानवरों के भी तो होती है। तो जो जुआ किस में आएगा? परजीवी में आएगा। 84 में बी है, बी सी डी, बी सी डी। पीताकर्मी, एस्केरिस, लीवर फ्लूक। पीताकर्मी, एस्केरिस, लीवर फ्लूक। फिर क्रांति और संबंधित है। अब बता, नीली का तो मछली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पीली का वो आ जाएगा तिलहन, सफ़ेद का दूध आ जाएगा, और हरित का कृषि आ जाएगा। सही है। श्वेत दूध, नीली मत्स्य, भाई नीला ही तो होता है समुद्र, समुद्र में मछली मिलती है। पीला तिलहन और हरित कृषि। फिर 86, 86 में बी है। फिर 87, 87 में डी है। फिर 88, 88, 88 में सी है, 88 में सी है। फिर 89, 89 में सी है ना। फिर 90, 90 में सी है, 90 में सी है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी। उसके मित्र ने उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया? मतलब एक दुकानदार है, ठीक, एक दुकानदार है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। ये क्रमिक छूट किस प्रकार की होगी भाई? उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी। उसके मित्र ने उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया? मैथ यार करनी पड़ेगी भैया। 90 में सी है, 16,416। 91, 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? समझ रहा है? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। अभी अगर उसने ये पूछ लिया, ये बताइए दिव्य सिंह राठौड़ किससे संबंधित है?
दिव्य कृति सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है? ये जो राठौड़ है ना, तो राठौड़ तो इसका मतलब राजपूत। तो अपन ये पोलो और ये घोड़सवारी करते हैं। यहाँ पर ये डिशेज करें घोड़सवारी होने को तो ना। एक राउंड में मैं सी है। एक राउंड में सी है भाई। घोड़सवारी ड्रेसेज है। 2023 में राजस्थान खिलाड़ी दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? घोड़सवारी ड्रेसेज। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से जब पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये कौन था भाई? 92 में सी है, मतलब पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। अच्छा, राजस्थान के निम्न किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। ये पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री मिला है भाई। पद्मश्री पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। फिर राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह निम्नलिखित में किस मंत्रालय का अधीन है? राष्ट्रीय सेवा योजना NSS। द नेशनल सर्विस स्कीम NSS की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। जब सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडर विच इन द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? में सी है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह निम्नलिखित में किस मंत्रालय का अधीन है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। फिर राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है सांसी है। सांसी ही करते हैं। जब अगर सांसी कर रहे हैं ना, बड़ी क्वेश्चन है भाई। जब सांसी सी और डी को तो हटा देते हैं। ABD आंसर देख लेते हैं भाई, नहीं है पार पड़ेगी। जब 94 में सी है, ABD है, ABD। सांसी नहीं है। सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर। जब राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं थोरी, नायक और बोलिया। पढ़ा है? नहीं पढ़ा। थोरी नायक बोलिया। दोबारा देख। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है ये है सी, यानी कि थोरी, नायक और बोलिया। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी सासी नहीं है। सासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। थोरी, नायक, बोलिया, इनका पता नहीं है। ये वैसे बढ़िया से मिलता जुलता शब्द है, लेकिन ये है नहीं है भाई। थोरी, नायक, बोलिया। बताइए थोरी और नायक क्या है? पारंपरिक शिकारी है ये। आई बात समझ में? पारंपरिक यानी कि परंपरा से शिकार करना ही इनका काम है। थोरी के बाद में ये नायक और बोलिया। शानदार जोरदार क्वेश्चन है भाई। उठा के कहाँ से लाए हैं ये? उसमें तो नहीं है भाई, राजस्थान वाली बुक है ना, उनमें तो नहीं है ये। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है थोरी। अब ऐसे 8-10 12 क्वेश्चन तो इस प्रकार के आएंगे ये भाई, ठीक है ना, जिनका कोई तोड़ नहीं है। थोरी के बाद में नायक के बाद में बोलिया। थोरी, नायक, बोलिया। थोरी, नायक, बोलिया। जोरदार क्वेश्चन है। थोरी, नायक, बोलिया। इसके बाद में त्यौहार और स्थान, इसको तो कर देंगे। कजली तीज तो बूंदी है।
कोलायत ये बीकानेर है, चंद्रभागा ये झालावाड़ है, आ की मात्रा ज़्यादा है, चंद्रभागा झालावाड़। ग्रीष्म और शीत में ये माउंट आबू है, सही है। कजली तीज बूंदी, कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा झालावाड़, आ की मात्रा ज़्यादा है। ग्रीष्म और शीत उत्सव, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो शीत हो, माउंट आबू। फिर भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ किया? निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक, ये तो पोखरण होगा और तो क्या क्या ही है, हाँ पोखरण ही है। अगर कोई ऑप्शन अगर दूसरा होता बढ़िया बड़ा तो उस पर कन्फ्यूज हो सकते थे, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है दमबाड़े, तो ये पोखरण ही है। 96 में सही है पोखरण। 97 दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर है ये तो, है ना, उदयपुर। 97 में सही है। दिसंबर 2022 में भारत की G20 यानी G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर है। उदयपुर में काफ़ी इवेंट होते हैं भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह या फिर हस्ती कलाकार वो शादी के लिए उदयपुर को, विदेश जाने के बजाय उदयपुर में शादी करते हैं अपनी, ठीक है ना, व्यवस्था बढ़िया है। इसी वजह तो देख लें, तभी तो ये G20 की अध्यक्षता की पहली बैठक की गई है इसमें। और काफ़ी G20 है या फिर कोई इस प्रकार के और इवेंट है वो भी आयोजित किए जा चुके हैं उदयपुर में, दिसंबर 2022 में, उदयपुर राजस्थान। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 98 में। ये कौन सी है? अट्ठानवे में ए है, सही है। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? रसीम कुमारी। रवि बर्मन शर्मिला, इसका किस खेल से संबंध है? के श्रीनिवास, आर और की राज। ऑप्शन गजब दिया है भाई इसने ये। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब, कैरम वो होता है जैसे कि ये बोर्ड है, इस पर ये गोल गोल सी है ना, ये होती है ना, ये 4 कोने होते हैं, इनमें इनको देते हैं किसी प्रकार से, ठीक है ना, वो है कैरम। जब ये रश्मि कुमारी है भाई, तो ये रवि बर्मन शर्मिला का संबंध किससे है? रवि बर्मन शर्मिला। और आर और किराज के श्रीनिवास, ऑप्शन शानदार है इसमें। 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? रसीम कुमार, वो तो हो गया। लेकिन रवि बर्मन शर्मिला का संबंध किससे है ये भी तो पता होना चाहिए। रवि बर्मन शर्मिला, आर ओरोकीराज, रवि बर्मन शर्मिला, आर ओरोकीराज, के श्रीनिवास। भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS में निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? भारत नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? ये कौन सी है भाई? 99 में भी है, 173 है, 173 है, 173। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS में निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत 0 FIR? 100, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात यार। पहले तो ये बता, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसका नाम क्या है? भारत नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है ये 2023। जब किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? 99 में भी है, 173। निम्नलिखित में किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? ये तो समझ से परे है, 2 4 5 क्वेश्चन है ना, ये जोरदार ही हैं भाई। 100 में डी।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। दोबारा देख ले, निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन यानी अपडेट के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसको बोलते हैं ERCP। ERCP इसका नाम क्या कर दिया गया है? PKC का मतलब है पार्वती, पी से पार्वती, के से काली सिंध, सी से चंबल। अब इसका भी नाम चेंज करके अब कर दिया है राम सेतु जल परियोजना। सही है, सही है। राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ढोल, ओ की मात्रा है ढोल, जालोर है ना, ओ की मात्रा। राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? 101 में 1। जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए। निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। जयपुर में प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए। ये तो वो है ना, स्वांग है। वैसे देख, सुन मेरी बात, एला ख्याल ये सवाई माधोपुर है। एला ख्याल लोक संगीत है ये, आई बात समझ में? एला ख्याल लोक संगीत है। और जयपुर का तमाशा हो गया भाई, आई बात समझ में? 4 बैंत। अब बैंत में ये मात्रा है ना वैंत, तो ये वैंत का टोंक है, वैंत का टोंक है ना, 4 वैंत, दवा वैंत है ना, टोंक है। अब स्वांग का क्या ही करें इसमें? तमाशा तो जयपुर हो गया, 4 वैंत टोंक हो गया, वैंत है टोंक है। इला ख्याल सवाई माधोपुर स्वांग, स्वांग तो डी है, ये तो सही है तमाशा। ये स्वांग का पता नहीं यार, स्वांग ये उसका है किसका? कालवेलिया है ना, हाँ कालवेलिया होना चाहिए स्वांग। लेकिन स्थल की बात है, स्वांग कहाँ किया जाता है? जैसे कि लठमार होली महावीर जी है, तमाशा ये जयपुर हो गया, 4 में टोंक हो गया, इला ख्याल सवाई माधोपुर हो गया, स्वांग ये ध्यान नहीं आ रहा है भाई, पता भी नहीं है यार स्वांग का। 2 के बाद में 3। राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? राजस्थान या भारत के, दोनों आ रहे हैं ऑब्लिक में। जो रहस्यमयी पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है, ये भानगढ़ है। भानीगढ़ करते हैं जब रहस्यमय ही आ गया है, तो 103 में सही है। भानगढ़ ये कहाँ है? अलवर में है, भानगढ़ अलवर में है। ठीक। राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? शेरगढ़ ये तो बारा है, मांडलगढ़ ये भीलवाड़ा है, तारागढ़ एक बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है। सही है ना? और तारागढ़ चोटी भी है, ध्यान देना इस बात पे। भानगढ़ का हो गया नलवर। दोबारा देख, राजस्थान या भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? ये भानगढ़ है, अलवर में है ये है ना, शेरगढ़ बारा में। ठीक है। मांडलगढ़ से रे से वारा रे, અને मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, तारागढ़ बूंदी में भी है और अजमेर में भी है, तारागढ़ एक चोटी भी है। आगे चलते हैं, सही है ना? 3 में सही है भानगढ़। कोटा बूंदी झालावाड़ बारा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए। जब हाड़ौती ये तो सब जानते हैं इसको, तो ढूंढानी तो जयपुर है, हाड़ौती का कोटा बूंदी झालावाड़ बारा बता ही दिया, मेवाती अलपुर भरतपुर है। अब भीली की बात है ना, तो भीली की ये गारंटी से डूंगरपुर आएगा है ना, हाँ डूंगरपुर आएगा क्या? तो ये भीली भील जनजाति ढूंढानी जयपुर, भीली उदयपुर है या डूंगरपुर है ना, देख लेना। और हाड़ौती का ये बता ही दिया, कोटा बूंदी झालावाड़ बारा, मेवाती अलवर भरतपुर। सही है ना? 4 में भी सही है। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? सालासर ये चूरू लगेगा, सही है, सालासर चूरू 5 में। फिर 6,
राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ये आ गया ना क्वेश्चन श्री महावीर जी। 106। फिर निम्नलिखित चार सामग्री एवं उनसे संलग्न किस्में गलत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित चार सामग्री एवं उनसे संलग्न किस्म में गलत युग्म का चयन कीजिए। हरा चारा तो सही है, बरसीम। हरा चारा होता है बरसीम। गैर फलीदार सूखा चारा लूसर्न घास। प्रोटीन से समृद्ध चारा बिनोला। कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध चारा जौ। एक सौ सात में भी है, ये है भाई, दोबारा देख ले। निम्नलिखित चारा सामग्री एवं उनसे संलग्न किस्में गलत युग्म का चयन कीजिए। जब गलत, गैर फलीदार सूखा चारा लूसन घास, ये शायद ये जो लूसन घास है ना, ये इस पे नहीं बैठ रहा है, इसकी जगह और दूसरा था। ये सम्मिलित यानी ये सही नहीं है, कहने का मतलब होने को तो लूसन घास भी अपनी जगह सही है, गैर फलीदार सूखा चारा ये भी अपनी सही है, लेकिन ये इसकी पुष्टि नहीं करता है, ये सही बात नहीं है इसकी। ठीक है ना, ये घास है और ये सूखा चारा है। जब ये घास है तो ये हरी घास है, लूसन घास। ठीक है ना, तो ये हरी है लूसन घास, और ये बात सूखा चारा की बात कर रहा है। जब हरा चारा बरसिम हो गया, हरा चारा लूसन घास भी बोल सकते हैं। प्रोटीन से समृद्ध चारा बिनोला। कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध चारा जौ। कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध चारा जौ सही बात है। प्रोटीन से समृद्ध चारा बिनोला, और गैर फलीदार सूखा चारा लूसन घास है, ये गलत है। हरा चारा बरसीम। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन ब्रॉयलर पोल्ट्री पक्षी है? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त चुनें। रंगीन ब्रॉयलर पोल्ट्री पक्षी है, ये कौन सा आ गया पक्षी? 8 में, 8 में डी है, कैरिब्रो धनराजा। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन ब्रॉयलर पोल्ट्री पक्षी है? रंगीन ब्रॉयलर पोल्ट्री पक्षी है। दोबारा देख, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन ब्रॉयलर 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 है ब्रॉयलर, रंगीन ब्रॉयलर पोल्ट्री पोलेट है, रंगीन ब्रॉयलर पोलेट पक्षी है? कैरिब्रो धनराजा है भाई, इसका तो पता नहीं है कुछ। कैरी प्रिया, कैरी सोनाली, कैरिब्रो विशाल, कैरिब्रो धनराजा। कैरी प्रिया, कैरी प्रिया वैसे वो है, वो मुर्गी की वैरायटी है ये। नहीं, मुर्गी की, हाँ मुर्गी की वैरायटी है ये। जैसे कि कोई भूरे अंडे देती है, कोई सफ़ेद अंडे देती है ना। कैरी प्रिया, कैरी सोनाली, कैरिब्रो विशाल, कैरिब्रो धनराजा। जब कौन सा रंगीन ब्रॉयलर पोलेट पक्षी है? कैरिब्रो धनराजा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कहाँ से दिया जाना? एनसीईआरटी साइंस से होगा शायद ये। 108 पर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है? ये तो केंचुआ है, सब जानते हैं। सल्क वर्म, रेशम कीट, मिलीपीड, जोंक। केंचुआ, केंचुआ तो सही है, ठीक है केंचुआ, लेकिन इनका भी पता होना चाहिए। ये जो ऑप्शन में देते हैं नहीं, इसी प्रकार से नहीं देते हैं भाई। ठीक है, तो केंचुआ, मिलीपीड, जोंक। जोंक, मिलीपीड, केंचुआ हो गया। सिल्क वर्म, रेशम कीट। 9 में भी है। ठीक, जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। केंचुआ, सिल्क वर्म, रेशम कीट, मिलीपीड, जोंक। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की?
जब उद्गम 10 RBI है भाई। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की? क्या होता है इसमें केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम? उद्गम क्या है? उद्गम क्या है? इसरो मत कर देना भाई। इसमें केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की। RBI है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाई आ गया देखिए, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, कुछ ऐसे है ये। UGC, अंडर ग्रेजुएट कमीशन। ठीक। जब 10 में C RBI है। निम्नलिखित में किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की? केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम। उद्गम क्या है? केंद्रीय वेब पोर्टल है। कब शुरुआत हुई है? अगस्त 2023 में। उद्गम है ना, उद्गम केंद्रीय वेब पोर्टल अगस्त 2023 में। RBI, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कुछ ऐसे है, आई का पता नहीं है ना। UGC, अंडर ग्रेजुएट कमीशन। और देख लेना भाई। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये तो जयपुर है। ये दिसंबर में हुआ है ना ये राइजिंग। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे। 11 में C है, जयपुर। जयपुर वो करंट इम्पोर्टेंट हो जाती है जिसमें, जैसे कि जिसमें राजस्थान को उल्लेख हो रहा है, ठीक है ना, या फिर इंडिया, जैसे कि देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, या फिर गृह मंत्री आ रहा है, ठीक है ना, या फिर जो रोड एवं परिवहन मंत्री है, या फिर वो आ रहे हैं और किसी प्रकार की, या फिर दौरा किया है, या फिर किसी प्रकार की स्थापना की है और वो आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, तो वह फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर है। फिर 12 भक्ति काल का राजस्थान साहित्य मुख्यतः जब 1450 से 1650 AD। सही है। 12 सही है भाई। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः 1450 से 1650, यानी कुल मिला के 200 साल होगी। 1450, 1550, 1650 AD। राजस्थान साहित्य मुख्यतः 1450 से 1650 AD। सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखे गए थे? सोटा जब दावेद करें या रूपक करें? दावेद। 13 गलत है भाई, सरासर साखी है। सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखे गए? साखी। सोटा छंद में गद्य है ना और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखे गए? साखी है, साखी। ये समझ में नहीं आई बात भाई। सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखे गए थे? सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखे गए? जब 13 में ए है भाई, साखी। दावैत रूपक और बात। दावैत है ना, रूपक और बात क्या है? सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखे गए? साखी है भाई, साखी। सोटा छंद में गद्य और पद्य है ना, गद्य और पद्य, साखी। दावैत रूपक बात पूछ चुका है वो। बात किसे कहते हैं, है ना। दावैत क्या है, रूपक क्या है, रासो क्या है, बचनिका क्या है? ठीक। दावैत है ना, दावैत रूपक
बात, सा की है इसमें। जब 14 में सी है, फिर 15 में ए है, 16 में सी है, 17 को तो बताएंगे अपन भाई। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों लघु गोवंश के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है। अक्टूबर 2024 से। जब मवेशी है ना लघुवंश, इसके लिए 44 रुपये है, एक गाय के लिए 44 रुपये सरकार देगी, लेकिन पर डे के हिसाब से। जब ये लघु गोवंश की बात कर रहा है तो 22 होगा, हैं 3800 क्या 44 है, उसमें 44 था तो ये 38, यहाँ तो 38 है, 36 है, 22 52 तो है नहीं है 17 में, है ना 22 ही है 17 में 22। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों लघु गोवंश के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई। 22 प्रतिदिन और 44 जो गाय है ना बड़ी उसके लिए है 22 और 44 22। आगे चलते हैं। जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में। जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्न कौन सा गलत है? पता कौन नहीं भाई। 18 में डी है, ये है। मछली की प्रजातियाँ मछली प्रजनन के मौसम के दौरान बढ़ती है। ठीक। मछली व्यवसाय, विनियमन और वितरण पर भी प्रतिबंध है। पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है। जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। ऐसे नहीं है, मैंने डी है इसमें, दोबारा देख। जून से अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में कौन सा गलत है? जब मछली की प्रजातियाँ मछली प्रजनन के मौसम के दौरान बढ़ती है। मछली व्यवसाय, विनियम यानी व्यापार, यहाँ पर कुछ ऐसे है ना, और वितरण पर भी प्रतिबंध है। विनियम। पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है। जून के पूरे महीने, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। ICAE, आई का इंटरनेशनल, सी का कॉन्फ्रेंस, ए का एग्रीकल्चर, ई का इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ICAE का मेज़बान है। 19 में सी भारत है भाई, भारत। ठीक, भारत। फिर 20 3 अंकों की बड़ी, जो 20 में डी है। फिर 21 में निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुनें। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। जब कुछ समझ में आ रही है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन? हाँ, 21 में सी है, लकड़ी का जलना। निम्नलिखित में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। जब ये लकड़ी का जलना है भाई, यानी कि अनुत्क्रमणीय मतलब ये उल्टा है कुछ, है ना। जब स्पंज का संपीड़न, दूध का शीतन, बर्फ का पिघलना। जब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए, लकड़ी का जलना। जबकि स्पंजन का संपीड़न,
दूध का शीतन, बर्फ का पिघलना, पता नहीं भाई। 22 में ये है, मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं, तो ये 22 में ये है, चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन, मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं, तो ये चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। कचवारी है, बात समझ में नहीं आ रही है भाई। मैग्नीशियम के एक पतले फीते, ठीक है, यानी कि रिबन के एक टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं, तो ये चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ 22 चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। 22 के बाद में 23, जब हम लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं, तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। जब हम लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं, तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। सी है, इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है ना। 23 में सी, इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं, तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है, हरा सा हो जाता है भाई। फिर सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। स्वर्ण जब देखें, स्टेनलेस स्टील ये होगी मिश्र धातु, और स्वर्ण ये धातु, सल्फर आंसर देख लेते हैं भाई। 24 में सी है, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, यानी कि स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु है, स्वर्ण ये अक्रिय धातु है, सल्फर ये धातु है, मैग्नीशियम ये धातु है। मैग्नीशियम धातु है, बात इस पे ध्यान देनी है, आई बात समझ में। मैग्नीशियम धातु, जब देख स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु है ना, यानी कि संयुक्त रूप से मिलके बना है, ये प्योर नहीं है, मिश्र धातु है ना स्टेनलेस स्टील। और स्वर्ण ये अक्रिय धातु है। इसके बाद में सल्फर अधातु है भाई, सल्फर अधातु है। दोबारा देख, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, स्वर्ण अक्रिय धातु, सल्फर अधातु, मैग्नीशियम धातु। स्टेनलेस स्टील है ना अक्रिय धातु है, ये स्टेनलेस स्टील है ना मिश्र धातु, स्वर्ण अक्रिय धातु, सल्फर अधातु, अधातु का मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं है ना, सल्फर। और ये मैग्नीशियम धातु है भाई। अपन को नहीं, आयरन को तो एक भी क्वेश्चन आ चुका है। फास्फोरस अधातु है, ठीक है ना, फास्फोरस अधातु है, और यहाँ सल्फर भी अधातु है। फास्फोरस अधातु, सल्फर अधातु, यानी कि फे आ रहा है ना, वो अधातु है, सल्फर फास्फोरस। जबकि मैग्नीशियम धातु है, स्वर्ण अक्रिय धातु है, स्टेनलेस मिश्र धातु है। जोरदार क्वेश्चन है। इसके बाद में 25 में सी है, 26 में
बी है, 27 में ए है, फिर 28 में सी है, फिर 29 में, नहीं इसको तो कर देंगे यार। यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तन सतह एक दूसरे के सम्मुख हो तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तन सतह एक दूसरे के सम्मुख हो तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। 29 में डी है अनंत। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तन सतह एक दूसरे के सम्मुख हो तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत है। 29 में। फिर 30, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 डिग्री सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। 30 में सी है 120 cm। दोबारा देख, एक समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण रख दिया, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। 120 सेंटीमीटर। अच्छा 120 सेंटीमीटर। फिर 31 है, जब दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल एक दूसरे से 60 डिग्री, जैसे कि ये 90 डिग्री का है ना, तो ये 60 का हो जाएगा, 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। 31 में सी है 5। फिर एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रत भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है वह कहलाता है। साइंस तगड़ी दे दी यार। 32 में डी है उत्तल दर्पण, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रीय भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है वह कहलाता है। 32 में डी है उत्तल दर्पण है। जो समझ में नहीं आई तो बात यह कहीं खेर हो जाना है, यह खेर हो है एक गोलीय दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण हो गया जिसका बाहर की ओर वक्रत भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है वह कहलाता है उत्तल दर्पण। 33, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। आनुवंशिकी। 33 सही है आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता विभिन्नताओं कहलाती है आनुवंशिकी। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है। निम्न में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है। ए, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है। भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना। सही बात है, ये तो नहीं करता है।
वातावरण और ऊतकों के बीच O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है। हार्मोनों का परिवहन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? जो देखे, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, सही बात है। हार्मोनों का परिवहन, हार्मोनों का परिवहन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, हार्मोनों का परिवहन, वातावरण और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय, यानी कि आदान प्रदान। विनिमय का मतलब यही है, और ये तो नहीं है ना। जब वातावरण और ऊतकों के बीच, वातावरण हो गया, वातावरण और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, हार्मोनों का परिवहन, है ना, वातावरण ऊतकों के बीच O2 और CO2, O2 का तो ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय करना, है ना। और हार्मोनों का परिवहन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। 35 इंसुलिन हार्मोन उत्पादन होता है अग्न्याशय पैक्रियाज में। 35 में भी है, सही है। जब देखें, यकृत को बोलते हैं लीवर, अग्न्याशय को पैक्रियाज, पित्ताशय को गाल ब्लैडर, अधिवृक्क को एड्रिनल ग्रंथि। ठीक, अधिवृक्क को बोलते हैं एड्रिनल, पित्ताशय को गाल ब्लैडर, अग्न्याशय को पैक्रियाज, यकृत को लीवर, यकृत, है ना, यकृत लीवर, और अग्न्याशय पैक्रियाज, पित्ताशय गाल ब्लैडर, अधिवृक्क एड्रिनल। ठीक, ये है इसमें। फिर 36 में भी, 37 में भी, 38 में ए, घास खाने वाले पशु तेजी से घास निगलकर इसे शरीर के एक भाग में एकत्रित करते जाते हैं। इस भाग को कहते हैं रूमेन। 39 में सही है, रूमेन, है ना, रूमेन। ठीक है ना, रूमेन, रूमेन। घास खाने वाले पशु तेजी से घास निगलकर इसे शरीर के एक भाग में एकत्र करते जाते हैं। इस भाग को रूमेन कहते हैं। गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के पश्चात दिया जाना चाहिए। गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के पश्चात दिया जाना चाहिए, जब 6 महीने तक। अच्छा, गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के पश्चात, यानी कि गर्भावस्था के पश्चात 6 महीने तक, यानी कि तृणमय भोजन देना चाहिए, ये है कहने का मतलब, अतिरिक्त भोजन। 41 निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का नहीं है? राम सागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। पार्श्वनाथ वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, पार्श्वनाथ, ये नहीं है भाई। 41 सही है, पार्श्वनाथ नहीं है। कहाँ है ये, जब पता नहीं। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर तो नहीं है। सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर है शायद, है ना। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राम सागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर, वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है वन विहार? ये धौलपुर भी तो नहीं है। राम सागर तो धौलपुर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। राम और सागर, है ना, ये तो धौलपुर में है। सज्जनगढ़ ये उदयपुर के डूंगरपुर या राजसमंद, कुछ ऐसे ही है। सज्जनगढ़ उदयपुर है शायद, राम सागर धौलपुर। वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, ये भी शायद धौलपुर है। वन विहार कन्फर्म नहीं है और इसमें कन्फ्यूज है भाई बरकरार। राम सागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर, सज्जनगढ़, बूंदी तो नहीं है, सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ वन्यजीव,
सज्जनगढ़ शायद बूंदी है यार। सज्जनगढ़ वंशी अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ देख लेना भैया ना। सज्जनगढ़ वंशी अभ्यारण्य, रामसागर है ये धौलपुर, और ये पारसनाथ नहीं है, वन विहार वंशी अभ्यारण्य। शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? निम्नलिखित बिंदुओं में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। 42 में डी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल। शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल। ठीक, ये नहीं है। और 43 एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? 43 में बी है, राजस्थान। एनएलसी इंडिया लिमिटेड है ना, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड है अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी और सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? राजस्थान है, राजस्थान 810। संक्रामक रोगों को उदाहरण में सम्मिलित है? 44 में सी है। संक्रामक रोगों के उदाहरण में सम्मिलित है सी, बी और डी, बी और डी। हैजा, कोलरा और स्वाइन फ्लू। संक्रामक रोगों के उदाहरण में सम्मिलित है हैजा और स्वाइन फ्लू। गठिया नहीं है, संक्रामक नहीं है ना गठिया। कैंसर भी संक्रामक नहीं है। जब हैजा कोलरा है और गठिया ये नहीं है, हैजा है और स्वाइन फ्लू है। फिर 45 अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग का चयन कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। 45 में डी है, वस्त्र उद्योग, अपशिष्ट रेशे, कृषि, पीड़कनाशी, बहिश्राप, चिकित्सीय क्षेत्र, संक्रमित ऊतक सुइयाँ, घरेलू स्रोत। ये रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है घरेलू स्रोतों से, जबकि चिकित्सीय क्षेत्र से संक्रमित ऊतक और सुइयाँ, कृषि से पीड़कनाशी बहिश्राप, वस्त्र उद्योग से अपशिष्ट रेशे। निम्नलिखित में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? सी है, सी है, BCE, BCE। निम्न में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? जब निम्न में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? पोलियो, खसरा, मीजल्स और मलेरिया। निम्न में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। देखें, बैक्टीरिया। गलत लिख रहे हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुछ ऐसे ही है ना, बैक्टीरिया। निम्न में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? जब 46 में सी है, ये है BCE, BCE। पोलियो, खसरा, मीजल्स और मलेरिया। निम्न में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? जब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, और
जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया से नहीं होते हैं, पोलियो, खसरा, मलेरिया। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी है। और टाइफाइड, ये होते हैं। तो इसका मतलब ये है जीवाणुओं से जो होते हैं वो है एक तो तपेदिक यानी कि टीबी, और एक है टाइफाइड। जबकि नहीं होते हैं पोलियो, खसरा और मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं करता है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। 47। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिम सीमा किस देश के साथ साझा करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिम सीमा किस देश के साथ साझा कर? पाकिस्तान है। 48 में। 49। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती पठार, है ना, हाड़ौती पठार। फिर बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है, बनास नदी। बनास नदी देख, जानापा पहाड़ी चंबल है। और मेंढा, नाग पहाड़। नाग पहाड़ ये तो लूनी है यार। भौरा का मठ है ना, भौरा का मठ। देखते हैं भैया, शानदार क्वेश्चन है यार ये। भैरव का मठ। जब देखें, जानापा पहाड़ियाँ से तो है चंबल मध्य प्रदेश में। और ये जो मेंढा या भिंडा, ये कौन सी नदी है? ये है माही है। ये माही आई बात समझ में, अभी आया था ये क्वेश्चन में। माही भिंडा है ये। तो किन पहाड़ियों से? वो है ना, वो अरुणाचल पहाड़ियाँ, कुछ ऐसे है, अरुणाचल पहाड़ियाँ। ठीक, अरुणाचल पहाड़ियाँ कुछ ऐसे है, अरुणाचलियाँ। नहीं, उत्तरांचल है, उत्तरांचल। उत्तरांचल पहाड़ियाँ, उत्तरांचल पहाड़ियाँ यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भिंडा की जगह से माही का उद्भव होता है, माही मिंडा। और नाग पहाड़ ये लूनी है अजमेर से। जानापाव ये चंबल है ना। यही ये पहाड़ियों से, ये मध्य प्रदेश की है ना, ये जानापा पहाड़ियाँ से। जब ये जानापा पहाड़ी किसका हिस्सा है? ये जो है ना प्रादीपी पठार उसका हिस्सा है ये। तो इधर से ही मंडा है, इधर से ये जानापा पहाड़ियाँ हैं। भैरव का मठ ये बता ही दिया, बनास नदी से। ये प्योर राजस्थान में है बनास नदी। अब नागपाड़ अजमेर में है। भौरव का मठ ये बनास का नहीं है भाई, पता। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है भौरव का मठ। भैरव का मठ है ना, भैरव का यानी कि भैरव जी बाबा। भैरव का मठ, ठीक है भाई, भैरव का मठ। भैरव का मठ ये बनास है। जानापाप चंबल ये मध्य प्रदेश है। मिंडा माही उत्तरांचल पहाड़ियाँ वो ये भी मध्य प्रदेश है। नागपाड़ अजमेर। ये पेपर था भाई, लंबे पड़ गए है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सेम टू सेम और तोड़ मरोड़ के, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना कि भाई ये फलाना का है ढेकाना का है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है इनमें जो फैक्ट है, तथ्य है वो, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ये पेपर था पूरा, ठीक। तीसरी पारी का था ये, अभी तो 3 पेपर हो रही हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।